नमस्कार साथियों, स्वागत है हिंदी शिक्षा क्लासेस में। हिंदी व्याकरण शब्द रचना पार्ट फर्स्ट में हमने शब्द के भेद, शब्द के प्रकार, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द पढ़े और हमने आपको बिल्कुल सरल एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ भी आया होगा। आप वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए तथा इस तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए अपने टॉपिक यानी कि प्रकरण पर चलते हैं। हम पढ़ रहे थे शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें रचना के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ रहे थे। रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, या हम कह सकते हैं जो अपने मूल रूप में व्यवहार के लिए लाए जाएं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज जिस पर हम बैठा जा सकता है घूम जाती है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पानी, घर, रोटी, गाय, हाथी, आटा, दांत, बाल, पुस्तक, पैर, आँख आदि। आदि शब्दों का उच्चारण करते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है। पानी किस तरह से होता है, एक ऐसा है। घर क्या होता है, घर की रूपरेखा क्या है, इत्यादि तरह के मन में क्वेश्चन आने लगते हैं। हमको पता चल जाता है कि यही शब्द है। इसको जो है रूढ़ शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया था। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। अभी हमने पढ़ा रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल: हिमालय, विद्यालय, प्रधानमंत्री, घुड़सवार, गौशाला। इसको हम शब्द प्लस शब्द, एक शब्द में दूसरे शब्द को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखो, हिम प्लस आलय, हिमालय, ये सार्थक शब्द है। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। देखिए, दो शब्द जुड़े हैं, दो या दो। प्रधान को अगर आप अलग कर देंगे तो प्रधान अलग हो जाएगा, इसका भी एक सार्थक शब्द है। और मंत्री को आप अलग कर देंगे तो भी एक इसका मीनिंग है, एक अर्थ निकलेगा। इसीलिए कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से क्या यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? प्रधानमंत्री, घुड़सवार, गौशाला। अभी हमने देखा शब्द प्लस शब्द, शब्दों को जोड़कर कैसे हम यौगिक शब्द बनाते हैं। आइए देखते हैं उपसर्ग प्लस शब्द। कुछ शब्द जो होते हैं उपसर्ग के साथ जुड़कर एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं, एक नए विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। वो शब्द कौन से हैं? उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं,
विशेष परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, ध्यान रखिएगा आप, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है। लोग उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज रहते हैं कि उपसर्ग पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, या प्रत्यय शब्द के पहले लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी शब्द के जो पहले आरंभ में लगता है वह उपसर्ग होता है और शब्द के अंत में, आखिरी में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द के उदाहरण देखिए। उपकार, उप क्या है? ये उपसर्ग है और कार क्या है? शब्द है। इसको मिला के एक शब्द बना, सार्थक शब्द उपकार। प्रतिवर्ष, प्रति उपसर्ग है और वर्ष शब्द है। सुविचार, अच्छा विचार। विचार में जब सु लग गया, सु उपसर्ग के आने से इसके एक विशेष अर्थ का निर्माण हुआ, एक विशेष अर्थ निकला। सुविचार मतलब अच्छा विचार। प्रतिदिन, रेगुलर, प्रति एक उपसर्ग है और दिन शब्द है। आजन्म इत्यादि। शब्द प्लस प्रत्यय, आइए देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रसन्नता, प्रसन्न एक शब्द है और ता क्या है? प्रत्यय है। मिठाई, कड़वाहट इत्यादि। अभी हमने आपको बताया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। अब हम पढ़ते हैं योग रूढ़। रचना के आधार पर हमने 3 प्रकार के शब्द पढ़ेंगे। पहला यौगिक, दूसरा रूढ़, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़। हमने 2 शब्द पढ़ चुके, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। आइए देखते हैं योग रूढ़ क्या होता है। योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मूल से बने हैं। जो शब्द कितने शब्दों के मूल से बने हैं? 2 शब्दों के मूल से बने हैं, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों के मूल से बने हैं किंतु किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, ये शब्द मूल रूप से यौगिक ही होते हैं, कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ये शब्द मूल रूप से यौगिक ही होते हैं, परंतु एक निश्चित विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। शाब्दिक तौर पर इनका प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए किया जाना संभव है, परंतु इनका प्रयोग किया नहीं जाता। एग्जाम्पल देखते हैं। शब्दों का प्रयोग सामासिक अर्थात समास विधि से कैसे करते हैं? योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग हम सामासिक विधि से करते हैं, समास में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग समास में किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दशानन। दशानन का अर्थ 10 मुख वाला, पर यह शब्द रावण के लिए ही प्रयोग अर्थात प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है। 10 मुख वाला, इसका अर्थ है 10 मुख वाला, लेकिन इसका प्रयोग केवल दशानन के लिए अर्थात रावण के लिए ही किया गया है। दशानन का जब आप दशानन बोलते हैं, दशानन उच्चारण करते हैं, तो अगला समझ जाता है दशानन 10 मुख वाला या रावण के लिए ही किया गया है, इसलिए इसको योग रूढ़ शब्द कहा गया है। योग रूढ़ के शब्द के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल देखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। पीतांबर, नीलकंठ, लंबोदर, विषधर, पंकज, चारपाई, घरवाली इत्यादि शब्द समास रूढ़ शब्द हैं। आइए शब्दों का विच्छेद करके देखते हैं। लंबोदर, लंबा
प्लस उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा का अर्थ यहाँ बड़ा, पेट उदर पेट, लंबा है उदर जिसका अर्थात पेट, किसका पेट बड़ा है, यह अर्थात गणेश भगवान, यह गणेश भगवान के लिए प्रयुक्त किया गया लंबोदर। ये एक जो है एक विशेष अर्थ के विशेष के लिए प्रयुक्त कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। किसके लिए? गणेश के लिए लंबोदर। जब आप लंबोदर कहते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आपके दिमाग में इमेज आ जाती है गणेश भगवान की, अर्थात यह एक विशेष अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त कर दिया गया लंबोदर शब्द। पीतांबर, पीला है अंबर, पीला पीत प्लस अंबर, पीत का अर्थ है पीला से और अंबर का वस्त्र, वस्त्र से है, अर्थ वस्त्र से लिया गया है, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कौन होते हैं? विष्णु भगवान। पीला वस्त्र कौन धारण करता है? विष्णु भगवान। यह पीतांबर शब्द जो है विष्णु भगवान के लिए प्रयुक्त किया गया है, फिक्स किया गया है, इसीलिए यह योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। विषधर, विष प्लस धर, विष यानी कि जहर, धर मतलब धारण करने वाला, विष को कौन धारण विष को धारण करने वाला, अर्थात भगवान शंकर। तो विषधर जो है ये शब्द जो है एक विशेष के लिए प्रयुक्त कर दिया गया है, शंकर भगवान के लिए प्रयुक्त कर दिया गया है, इसीलिए इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं और ये समास के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया रचना के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा क्या था? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब हम आपको पढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्न प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर इत्यादि आते हैं। विदेशी भाषा को समझने के लिए पहले हमको देशज शब्द को समझना होगा। देशज शब्द क्या है? आइए देखते हैं तत्सम शब्द। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, वॉच करिएगा इस वीडियो के, क्योंकि इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाएं या हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए हम देखते हैं तत्सम क्या होता है। संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों वैसे ही उठाकर हिंदी में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। नोट, इनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। एग्जाम्पल देखते हैं तत्सम के। रात्रि, अग्नि, सूर्य, अश्रु, प्रभाकर, हर्ष, पृथ्वी आदि। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं, अर्थात इन शब्दों की उत्पत्ति भी संस्कृत में हुई है, परंतु हिंदी में इनका प्रयोग कुछ बदलाव के साथ किया जाता है। जैसे तत्सम शब्द देखिए और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। तत्सम, तद्भव। संस्कृत में तत्सम शब्द में क्या है, उसको हिंदी में तद्भव, हिंदी के तद्भव में क्या रूपांतरण किया गया है, किस नाम से जानते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। रात्रि, तत्सम में क्या बोलते हैं? रात्रि। तद्भव रात। अग्नि, आग।
सूर्य, सूरज, अम्बा, अम्मा, सिंह, शेर, मातृ, मात, क्षेत्र, खेत इत्यादि जो संस्कृत भाषा से तत्सम से हमारे हिंदी भाषा में तद्भव में आए हैं, ये इस प्रकार के शब्द थे। आइए देशज शब्द देखते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? इन शब्द की उत्पत्ति ग्रामीण क्षेत्रों, बोली क्षेत्रों आदि में हुई थी, परंतु अब इनका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। इन क्षेत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ग्रामीण क्षेत्रों से, बोली क्षेत्रों से। एग्जाम्पल देखिए, दीदा, दीदा को क्या कहते हैं? आँख। बंगा, बंगा को सरसों बोलते हैं। झाड़ू, लोटा, थैला, खटोला, खिचली, सिलवट, अटकल, जुआड़, डोकर, डोकर को बूढ़ा भी बोलते हैं। लगोटी, पगड़ी, रोड़ा, ढेबरी आदि। आदि शब्द भी अगर आप गांव से मिलान करते होंगे तो प्रयोग किए होंगे। इन शब्दों का किस प्रकार से प्रश्न आता है, हम आइए आपको बताते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है, कैसा शब्द है, देशज है या विदेशज है। इनमें कंफ्यूज करने के लिए आपको विदेशज शब्द भी डाल देते हैं और वहाँ लिख देते हैं देशज शब्द कौन सा है। इसमें से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देशज विदेशज में 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्या था? आगत या विदेशी शब्द। आगत शब्द क्यों कहा जाता है इसको, ये विदेशी शब्द? ये शब्द जो है दूसरे भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, इसलिए इनको आगत शब्द या विदेशी शब्द कहा जाता है। आइए इनका डेफिनेशन देखते हैं, इनकी परिभाषा क्या हो सकती है। इन शब्दों की उत्पत्ति विदेशी भाषाओं में हुई है, परंतु इन्हें हिंदी भाषा स्वीकार कर लिया गया है, परंतु इन्हें हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है। हम इनका प्रयोग हिंदी भाषा में विदेश करते हैं, जिन्हें विदेशज या आगत शब्द भी कहते हैं, जिन्हें विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। आइए देखते हैं अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। फोन, पेन, पेन, क्लास, बेल्ट, स्कूल, कॉपी, कॉलेज, कोट, बेंच आदि। ये सब शब्द तो हम यूज करते हैं डेली लैंग्वेज में, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है। देखने में शब्द तो सेम लगते हैं, हिंदी के ही लग रहे हैं, लेकिन ये शब्द जो है हमारे हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से आए हैं, संस्कृत शब्द से आए हैं। देखने में जो सिंपल हिंदी लग रहे हैं। अरबी फारसी से क्या शब्द आए हैं हमारे हिंदी भाषा में, आइए जानते हैं। अरबी फारसी जो उर्दू से है, किससे? उर्दू से है। मसाला, गरी, सुरमा, सुरमा को अंजन भी कहते हैं, पनीर, जमीन, अदालत, दरोगा, चपरासी, जहाज। ये सब देखिए एकदम देखने में बिल्कुल हिंदी लग रहे हैं, जैसे हिंदी के शब्द हैं, लेकिन ये हिंदी के शब्द नहीं हैं, ये उर्दू के शब्द हैं। उर्दू के शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में आए हैं और हम यूज करते हैं हिंदी भाषा में इसको। जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अरबी फारसी के कौन से शब्द हैं, उसमें हिंदी में देखने में तो सेम लगते हैं, यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है।
आइए देखते हैं चीनी भाषा से कौन से शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। लीची, चाय, ये 2 शब्द जो है हमारी चीनी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। फ्रांसीसी भाषा, फ्रांसीसी भाषा से हमारे क्या आए हैं? कारतूस, अंग्रेज। जापानी भाषा से कौन से शब्द आए हैं? रिक्शा, सुनामी। पुर्तगाली भाषा, आल्पिन, अलमारी, कनस्तर, कप्तान, काजू, गोदाम, पादरी, बाल्टी, साबुन, इस्त्री आदि, ये पुर्तगाली भाषा से आए हैं। अभी हमने पढ़ा विदेशी शब्द या आगत शब्द क्या होते हैं। इसके अंतर्गत हमने विदेशी कौन सी भाषा कहाँ से लिया गया है हमने देखा। जिसमें देखा, पहला क्या देखा? अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द से क्या लिया गया हमारी हिंदी भाषा में? दूसरा अरबी फारसी शब्द, तीसरा चीनी भाषा से, फिर फ्रांसीसी भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है? जापानी भाषा से, पुर्तगाली भाषा से कौन कौन सा शब्द हमारी हिंदी भाषा में लिया गया है। अभी आप लोगों ने देखा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही आसान तरीके से बेसिक से आपको पढ़ाना शुरू किया है, जिससे आपको समझ में आए। इसके क्वेश्चन आंसर जब हम अगले वीडियो में आपके को दें तो आप आसानी से हल कर ले जाएं। आइए देखते हैं तीसरा क्या था? संकर या द्विज शब्द। संकर या द्विज शब्द, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। कितने भाषाओं के? 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, जांचकर्ता आदि। अब आइए देखते हैं कौन कौन से किस किस भाषा से बने शब्द हैं। आइए 2 भाषा को हम 2 भाषा का योग करके शब्द बनाते हैं। पहले बनाते हैं हिंदी प्लस अंग्रेजी। हिंदी प्लस अंग्रेजी, लाठी चार्ज। लाठी क्या है? हिंदी भाषा का है और चार्ज अंग्रेजी का है। दोनों मिलाकर क्या बना? लाठी चार्ज। कपड़ा मिल, कपड़ा हिंदी भाषा का शब्द है और मिल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब बनाते हैं अंग्रेजी प्लस हिंदी। अभी हमने बनाया हिंदी प्लस अंग्रेजी, अब बना रहे हैं अंग्रेजी प्लस हिंदी। टिकट घर, टिकट जो है अंग्रेजी का शब्द है और घर जो है हिंदी का शब्द है। दोनों मिलाकर हमने बनाया क्या? टिकट घर। डबल रोटी, रेलगाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है। अरबी फारसी का शब्द, अरबी प्लस फारसी, हिंदी प्लस अरबी फारसी का शब्द। छायादार, छाया जो है हिंदी शब्द है, दार क्या है? अरबी है। पानदान, पान हिंदी है, दान फारसी है। अब हम बनाते हैं अंग्रेजी प्लस अरबी फारसी। अंग्रेजी प्लस अरबी फारसी। लाइन हाजिर, लाइन जो है अंग्रेजी शब्द है, हाजिर जो है अरबी फारसी का शब्द है। एक और शब्द आता है ध्वन्यानुकरण शब्द। ध्वन्यानुकरण, ये शब्द क्या है? जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो ध्वनियों के अनुकरण से उत्पन्न हो। ध्वनियों के अनुकरण से उत्पन्न हो, अर्थात ध्वनियों के अनुकरण से बने शब्द ध्वन्यानुकरण शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। हिन हिन, भिन भिन, टिप टिप, भाव भाव, छन छन, सन सन आदि इसके उदाहरण हैं। जो हमारे कंठ से, हमारे ध्वनि के अनुसार कुछ शब्द निकलते हैं मौखिक रूप से, उन्हें क्या कहते हैं? वो किसके अंतर्गत आते हैं? ध्वन्यानुकरण शब्द के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़े। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में के अंतर्गत क्या क्या पढ़े हमने? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज,
संकर शब्द। अब आइए पढ़ते हैं विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला विकारी अर्थात व्यय शब्द, दूसरा अविकारी अव्यय शब्द। पहला देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं और इसके अंतर्गत कौन क्या क्या आते हैं। इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। इन टॉपिक पर हम अगले वीडियो में इसकी व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अविकारी शब्द अव्यय शब्द अर्थात इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। इनके अंदर अगर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आता है। क्रिया, विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयाद बोधक आते हैं। 4 प्रकार के व्याकरणिक आधार पर ये संज्ञा के ये शब्द के भेद हैं। ये क्या है? दोनों मिला के 8 हुए। 4 विकारी के आधार पर और 4 अविकारी के आधार पर। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार व्याकरणिक आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया है। 4 विकारी और 4 अविकारी। जिसमें आपने पढ़ा विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है। अविकारी के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। इन शब्दों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इन टॉपिक पे व्याख्या करना बहुत बड़ा वीडियो बनाना हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके अलावा भी एक होता है निपात। निपात किसे कहते हैं? निपात क्या है? वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर, कहाँ लगकर? अंत में, बाद में, शब्द के बाद में जो अव्यय किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या होते हैं। तक, मत, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश। अभी हमने पढ़े शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक थे हमने सारे पढ़े। जिसमें पढ़े उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। भुलवा दिया गया, भोक्का लगी ना।